कैसे एमबीबीएस की टफ परीक्षा में टॉप रैंक हासिल करने वाला एक लड़का दिल्ली बम ब्लास्ट को अंजाम देता है। इस बम ब्लास्ट में क्या सिर्फ इतने ही डॉक्टर्स थे या और भी कई ऐसे डॉक्टर्स अलग अलग संस्थानों से हैं जिनका नाम अभी सामने आना बाकी है। कैसे इन डॉक्टर्स का एक समूह इकट्ठा होता है और कैसे इस बम ब्लास्ट को अंजाम देता है, क्या है पाकिस्तान से कनेक्शन और क्या सिर्फ दिल्ली के चांदनी चौक पर ही बम ब्लास्ट करना था या कहीं और करना था, या कुल कितने भारत में जगह थी जहां पर इन लोगों की प्लानिंग थी बम ब्लास्ट को अंजाम देने की। इस वीडियो में ये सारी चीजें सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे और दिल्ली बम ब्लास्ट की परतों को धीरे धीरे खोलेंगे, कैसे कहां से शुरुआत हुई और क्या अंजाम हो सकता था। क्या वाकई दिल्ली में बम ब्लास्ट किया गया या अनजाने में बम फटा, ये सारी चीजें समझेंगे। दिल्ली बम ब्लास्ट में सबसे ज्यादा लिया जाने वाला नाम है डॉक्टर उमर नबी। वही उमर नबी जो उस दिन हुंडई i10 में 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट लेके घूम रहा था। 10 नवंबर का दिन था और चांदनी चौक के सामने उस गाड़ी में ब्लास्ट होता है जिसमें उमर नबी मारा गया। ये कंफर्म हो चुका है। तो पहले उमर नबी के बैकग्राउंड को समझते हैं। उमर नबी का जन्म श्रीनगर से 35 किलोमीटर दूर पुलवामा जिले में एक गांव है कोइल, वहां पर हुआ। इस गांव में करीब 800 से ज्यादा परिवार रहते हैं और मुख्यतः सभी का पेशा बागवानी करना, सेब के बागों में काम करना, खेती करना ये है। उमर नबी के बारे में लोग बताते हैं कि उमर नबी का किसी से मिलना जुलना झगड़ा इत्यादि कुछ नहीं था। उमर नबी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता था। कि उमर नबी के परिवार में बहुत तकलीफें थी। इनके पिता थे गुलाम नबी। गुलाम नबी एक स्कूल में टीचर थे, लेकिन 20 साल पहले उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाने की वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा अपने स्कूल से। इसके बाद इनकी माता ने बाहर किसी घर में काम वगैरह करके खर्च चलाना शुरू किया, क्योंकि इनके पास खेत कोई बागबानी नहीं थी, तो इनके पास मात्र एक जरिया था कि माँ जाकर के बाहर काम करेगी। उमर नबी की पैदाइश 1993 की है। इनके एक बड़े भाई हैं जो प्लम्बर का काम करते हैं और इनकी एक छोटा भाई है जो पढ़ाई करता है। एक बहन है जिसकी शादी हो गई है। लोग बताते हैं कि उमर पढ़ाई करने में बहुत अच्छा था और दिन भर किताबों में ही घुसा रहता था। बाहर की दुनियादारी से उमर नबी को कोई मतलब नहीं था। 2010 में जो एमबीबीएस की परीक्षा होती है उसमें उमर नबी पूरे कश्मीर में 10वीं रैंक पा करके सबको चौंका देते हैं। और इसके बाद इनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में एमबीबीएस करने के लिए दाखिला मिल जाता है और यहां से वो अपनी डॉक्टरेट की डिग्री जो है हासिल करते हैं। इसके बाद उमर ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से ही एमडी की डिग्री हासिल की और उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में ये रेजिडेंट डॉक्टर के पद पर तैनात हो गए। यहाँ पर इन्होंने करीब 3 साल अपनी सर्विस दी और उसके बाद ये फरीदाबाद आ गए। इसके बाद उमर नबी फरीदाबाद के ही अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है, जहां से कई गिरफ्तारियां हुई, जिसका नाम उस दिन से लगातार लिया जा रहा है, खबरों में बना हुआ, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात हो गया। उमर नबी पर जब रिसर्च कर रहे थे तो उस समय एक कहानी पता चली इसकी, जिस कहानी से आप इसके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। जब ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में रेजिडेंट डॉक्टर के पद पर तैनात था तब इसके अंडर में एक पेशेंट एडमिट था। पेशेंट की हालत काफी गंभीर थी। इसके बावजूद भी ये जो है ये अपने पेशेंट को छोड़ करके भाग जाता है। अनंतनाग के इसी सरकारी अस्पताल में प्रोफेसर हैं डॉक्टर गुलाम जिलानी। गुलाम जिलानी सीनियर थे उमर नबी के। गुलाम जिलानी बताते हैं कि उमर नबी की शिकायतें बार बार उनके पास आती थी कि किस तरह से वो लापरवाही करता है, मरीजों और मेडिकल स्टाफ से इसका बिहेवियर सही नहीं रहता है और अक्सर ये बिना बताए गायब हो जाता है। वो बताते हैं कि एक वक्त की बात है, एक बहुत ही गंभीर हालत में मरीज एडमिट था इस सरकारी अस्पताल में और वो किसके अंडर में था, ये था उमर नबी के। लेकिन अपनी आदत से मजबूर उमर नबी बिना बताए गायब हो जाता है और उसके बाद उस मरीज की हालत बिगड़ने लगती है। बार बार मेडिकल स्टाफ और हॉस्पिटल के द्वारा संपर्क करने पर भी उमर नबी फोन नहीं उठाता है और वापस हॉस्पिटल नहीं आता है। अंततः होता यह है कि उस मरीज की हालत और बिगड़ती है और वो मर जाता है। इसके बाद उस मरीज के परिवार वालों ने उमर नबी पर केस भी किया, शिकायत भी की और जांच भी बैठी। उस जांच कमेटी में डॉक्टर गुलाम जिलानी भी थे। डॉक्टर गुलाम जिलानी का कहना है कि उसके ऊपर जो आरोप लगे थे कि वो हॉस्पिटल से गायब था, वो ये मानने के लिए भी तैयार नहीं था। बाद में सीसीटीवी फुटेज की जांच हुई तब पता चला कि वो वाकई गायब था और वो झूठ बोल रहा था। डॉक्टर गुलाम जिलानी बताते हैं कि उमर नबी की ये आदत थी और वो इस तरह किया करता था। फिलहाल
ये इस अस्पताल की वो घटना है उमर नबी की जो हम आपको बता रहे हैं। अब आगे आपको बताते हैं कि उमर नबी JEM जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से कैसे जुड़ा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ चेहरों और उनके नाम को याद कर लीजिए। बहुत दिनों से खबरों में घूम रहे हैं, बहुत लोगों को याद होगा और जिनको नहीं याद होगा उनको मैं याद दिला देता हूं। ये चेहरा जो नजर आ रहा है ये है मुजम्मिल गनई, कई जगह इसको मुजम्मिल साजिल भी कहा जा रहा है। इसके बाद इस चेहरे को चश्मा लगाए जो नजर आ रहा है ये है डॉक्टर उमर नबी, जो 10 नवंबर को I-10 कार में था और बम ब्लास्ट में जो मारा जाता है। इसके बाद है डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर शाहीन शाहिद को बताया जा रहा है कि मुजम्मिल गनई की ये गर्लफ्रेंड है। इसके बाद इन तीनों का हैंडलर जो है वो ये है मौलवी इरफान। मौलवी इरफान के कई नाम हैं, इसको मौलवी इरफान अहमद वागई और इमाम इरफान के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन लोगों को बता देते हैं जिनको नहीं पता है कि हैंडलर्स किसको कहा जाता है। पाकिस्तान में जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है वो भारत में अपने हैंडलर्स को रखती है। और हैंडलर्स का काम क्या होता है? हैंडलर्स का काम होता है कि भारत के युवाओं या कोई व्हाइट कॉलर या किसी को भी उनको बरगलाना, रेडिकलाइज करना और उसको इस्लामिक कट्टरपंथी या आतंकवादी बनाना, ये हैंडलर्स का ही काम होता है। तो जैसे मोहम्मद के लिए ही काम कर रहा था ये मौलवी इरफान। अब आगे समझ लेते हैं कि कौन है मौलवी इरफान। मौलवी इरफान उर्फ मौलवी इरफान अहमद वागे उर्फ इमाम इरफान, ये जैसे मोहम्मद और अंसार गजवान उल हिंद पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है, इनका हैंडलर था और इसके ऊपर जिम्मेदारी थी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बनाने की। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में इसका काम था कि व्हाइट कॉलर प्रोफेशन से जुड़े लोग जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मेडिकल स्टूडेंट या और ऐसे जो व्हाइट कॉलर जॉब्स मानी जाती हैं उन लोगों को रेडिकलाइज करना, कट्टरपंथी बनाना और आतंकवाद में लाना ताकि वो जैसे मोहम्मद और बाकी आतंकवादी संगठनों के लिए काम करें। इतना ही नहीं, इस मौलवी इरफान को पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने जब महिलाओं के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम दिया जमात उल मोमिनात, ये महिलाओं का वो संगठन है जो भारत में आतंकवाद फैलाएगा, उसको भारत में ही जमात उल मोमिनात का लीडर चुनने को बोला गया। तो उसने जो नाम सजेस्ट किया वो नाम था ये डॉक्टर शाहीन शाहिद। इसने ही डॉक्टर शाहीन शाहिद का नाम जो है प्रमोट किया था जैसे मोहम्मद ने कि इसको जमात उल मोमिनात का लीडर भारत में बनाया जाए। और मौलवी इरफान के कहने पर ही मसूद अजहर ने डॉक्टर शाहीन शाहिद को भारत में जमात उल मोमिनात का लीडर बनाया। इनका काम था कि भारत में महिलाओं को बरगलाना और आतंकवाद में घसीट कर लाना, जो जैसे मोहम्मद के लिए काम करें भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए। और इनको रिक्रूट किया था इसी मौलवी इरफान ने। तो मौलवी इरफान की ये भी जिम्मेदारी थी। अब मौलवी इरफान ने ही इन तीनों को आतंकवाद में लाया था। अभी पाकिस्तान में जो जमाते मोमिनात की लीडर है वो है मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर। इस सादिया अजहर का एक और आइडेंटिटी है। जब 1999 में भारत से प्लेन को हाईजैक करके कांधार ले जाया गया था, उसका जो मास्टरमाइंड था वो था टेररिस्ट यूसुफ अजहर, जो ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया। ये उसकी पत्नी है। तो ये है इसकी पहचान। देखिए 2021 और 22 की शुरुआत में ही मौलवी इरफान ने हाई प्रोफाइल टेरर मॉड्यूल बनाना शुरू किया और हाई प्रोफाइल लोगों को टेररिस्ट बनाने के अपने में जुड़ गया। इसने मोहम्मद गनवी और इरफान को जोड़ा। मोहम्मद गनवी की गर्लफ्रेंड थी शाहिद और वहां से ये पहुंचा साइना शाहिद के पास में। मौलवी इरफान ने ही इन तीनों को जैसे मोहम्मद के लिए एक्सप्लोजिव इकट्ठा करना, आईईडी इकट्ठा करना जिसको इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस कहते हैं, और भारत में हमले की प्लानिंग करना, ये सारा काम दिया था। मौलवी इरफान के ही घर से करीब 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट की 88 बोरियां बरामद हुई। इसके बाद AK-47 और आईईडी इसके वहां से बरामद हुई। रिसर्च में जब हम और आगे बढ़ते हैं तो एक शादी हमारे सामने आती है। शादी थी 4 अक्टूबर 2025 को श्रीनगर में। शादी जो लोगों के बीच में हो रही थी वो पेशे से थे डॉक्टर। एक था डॉक्टर आदिल अहमद राठेर
और दूसरी थी इसकी पत्नी डॉक्टर रुकैया। कहा जा रहा है कि ये शादी उन व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल्स के सारे टेररिस्ट के लिए कवर पॉइंट बना, और ये भी बताया जा रहा है कि इस शादी में कुछ खास मेहमान आए थे। ये खास मेहमान कौन थे, अभी एजेंसीज जो है वो पता लगाने में जुटी हुई हैं कि कहीं ये पाकिस्तान से जेईएम का कोई बड़ा टेररिस्ट तो नहीं आया था। कहा यह भी जा रहा है कि इस शादी में जो 4 अक्टूबर की हुई, यहीं पर प्लानिंग हुई थी दिल्ली बम ब्लास्ट की, और 4 अक्टूबर के बाद ही ये जो सारे टेररिस्ट थे, मैं इनको टेररिस्ट ही बोलूंगा, डॉक्टर नहीं बोलूंगा, ये सारे टेररिस्ट इस काम को और तेजी से अंजाम देने के लिए जुड़ जाते हैं। अब डॉक्टर आदिल के बारे में समझ लेते हैं कि ये डॉक्टर आदिल कौन था। ये डॉक्टर आदिल जिसकी शादी 4 अक्टूबर को थी श्रीनगर में, उसके तार उसी मेडिकल कॉलेज से जुड़े थे जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग, जहां पर डॉक्टर उमर नबी जो पहले पर रेजिडेंस डॉक्टर के पद पर तैनात था, यहां पर वो डॉक्टर के पद पे तैनात था, और यहां पर अक्टूबर 2024 में डॉक्टर आदिल ने रिजाइन दे दिया और वापस आ गया ये सहारनपुर में एक फेमस हॉस्पिटल में ये डॉक्टर के पद पर तैनात हुआ, जहां पर इसका सैलरी था 6 लाख रुपए महीना। रिसर्च में हमें आगे पता चलता है कि डॉक्टर आदिल जैसे मोहम्मद का एक की हैंडलर था, वही हैंडलर जिसके बारे में हमने बताया, इसका काम भी सेम वही था, और इतना ही नहीं, इसका कनेक्शन पाकिस्तान के आईएसआई से भी था। अब आगे आपको बताते हैं कि डॉक्टर आदिल कैसे गिरफ्त में आया और इसके बाद बाकी टेररिस्ट कैसे गिरफ्त में आते हैं। देखिए 17 अक्टूबर 2025 को जैसे मोहम्मद का एक फरमान पूरे श्रीनगर में चस्पा किया गया था, और इसमें इस फरमान को उर्दू में लिखा गया है तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं हिंदी में बताता हूं कि इस फरमान में क्या लिखा गया है। बताया यह भी गया है एजेंसीज के द्वारा कि ये फरमान ही शुरुआत थी दिल्ली बम ब्लास्ट की, और इसी से कड़ी दर कड़ी जोड़ करके दिल्ली बम ब्लास्ट तक पहुंचा गया। आगे आपको बताते हैं कि इसमें क्या लिखा है। ऊपर शीर्षक दिया गया है जैसे मोहम्मद, तारीख डली है 17 अक्टूबर 2025, संदेश है इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर और हमारे दुश्मनों के खिलाफ। जो लोग इस्लाम के दुश्मन हैं, जो कश्मीर की आजादी के रास्ते में रोड़ा है, उनके लिए चेतावनी है। हमारी जमात जैसे मोहम्मद ने फैसला किया है कि जो भी हिंदुस्तानी फौज या पुलिस के साथ मिलकर काम करेगा, चाहे वो गुप्तचर हो, मुखबिर हो या कोई और, उसे मौत की सजा दी जाएगी। हमने पहले भी कहा था और फिर कहते हैं, जो हमारे खिलाफ खड़ा होगा उसका खात्मा होगा। हमारे मुजाहिदीन तैयार हैं, हमारे हथियार तैयार हैं, हमारा इरादा पक्का है। जो लोग हमारे रास्ते में आएंगे उनकी लाशें सड़कों पर होंगी। हम कश्मीर को आजाद कराएंगे, चाहे इसके लिए कितना भी खून बहाना पड़े। हिंदुस्तानी फौज और पुलिस को चेतावनी है, कश्मीर छोड़ दें वरना तैयार रहो। हमारे ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं, अगला नंबर तुम्हारा है। जैसे मोहम्मद, तारीख डली हुई है 17 अक्टूबर 2025। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने यह ढूंढना शुरू किया कि जगह जगह ये पोस्टर किसने चस्पा किया, तो नाम सामने आता है आदिल, यही डॉक्टर आदिल, कैमरे पर भी डॉक्टर आदिल नजर आता है। और फिर सहारनपुर में जाकर के 6 से 7 नवंबर को इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद छानबीन में इसके पास से 290 किलो से लेकर के 360 किलो तक अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, और इसके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के लॉकर से AK-47 बंदूक मिलती है। इसके बाद इसको डिटेन किया जाता है और पूछताछ में बाकी टेररिस्ट का नाम सामने आता है, जिसमें डॉक्टर साइन साहिब और मुजम्मिल गैनी और साजिल, इन लोगों का नाम सामने आता है। इसके बाद डॉक्टर आदिल ने जब जबान खोली तो 2 डॉक्टर्स के नाम और सामने आए, जिसमें था मुजम्मिल गनई, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में जूनियर डॉक्टर के पद पर तैनात था। और जब 8 नवंबर को मुजम्मिल गनई की गिरफ्तारी होती है तो उसके पास से 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट और AK-47 गन जो है बरामद होती है। इसके बाद 8 नवंबर को ही मुजम्मिल के घर से 8 किलोमीटर दूर फतेहपुर तगा गांव में एक मौलवी के घर में 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद होती है। इसके बाद मुजम्मिल शकील, ये है मुजम्मिल शकील और मुजम्मिल गनई, इससे पूछताछ के बाद ही इसकी जो गर्लफ्रेंड है डॉक्टर
शाहीन शाहिद, उसकी बात सामने आती है और पुलिस ने 11 नवंबर को इसको गिरफ्तार किया। अब पुलिस यहाँ पर दो थ्योरी पर आकर के सहमत हो रही है। पहली थ्योरी यह है कि डॉक्टर उमर नबी के साथियों की गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर उमर नबी डर गया था और जगह जगह छिपाए गए अपने अमोनियम नाइट्रेट को इकट्ठा करके कार में लेकर के जाता है, लेकिन रास्ते में ही कार में ये ब्लास्ट हो जाता है और इतने लोग मारे जाते हैं, यह हादसा होता है। पुलिस इस थ्योरी पर इसलिए है क्योंकि जैसे मोहम्मद इस तरह से हमला नहीं करती, जैसे मोहम्मद जब कोई एक्सप्लोसिव करती है, कहीं ब्लास्ट करती है, तो वो भी ब्लास्ट मटेरियल में कुछ छर्रे डाल देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जा सके या ज्यादा से ज्यादा लोग घायल हो सके। इतना ही नहीं, इसके बाद वो जिस गाड़ी में एक्सप्लोसिव होता है, अगर ये फिदाइन हमला है तो उस गाड़ी को ले जाकर के किसी बिल्डिंग में टक्कर या किसी गाड़ी में टक्कर मारी जाती है, लेकिन यहाँ पर वो गाड़ी मूव कर रही थी, ना किसी से टक्कर होता है ना कुछ होता है। इसलिए पुलिस इस थ्योरी पे आ रही कि हो सकता है वो एक्सप्लोजिव छिपाने जा रहा, क्योंकि उसके साथियों की गिरफ्तारी हो गई थी और इसलिए ले जाते हुए गलती से वो एक्सप्लोजिव जो है फट गया और इतना बड़ा धमाका हो गया। पहली थ्योरी ये है। दूसरी थ्योरी इस बात पर अटकी है कि उमर के सारे साथी गिरफ्तार हो चुके थे और उमर इस मॉड्यूल का लीडर था। अब क्योंकि प्लान फेल ना हो जाए तो आनन फानन में उसने सारे एक्सप्लोजिव इकट्ठा किए, डेटोनेटर लगाया और लेकर के चल दिया एक्सप्लोड करने, और क्योंकि डेटोनेटर सही से फिट नहीं था इसलिए रास्ते में ही वो फट जाता है। पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला है कि बम पूरी तरह तैयार नहीं था, अगर बम पूरी तरह से तैयार होता तो हादसा ये ज्यादा बड़ा हो सकता था। तो फिलहाल इस दो थ्योरी पे पुलिस अटकी पड़ी है, लेकिन जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो एक और नई खबर आ गई है और ये खबर ये कह रही है कि ये जो प्लानिंग थी, ये प्लानिंग बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। ये हमला इतना गंभीर हो सकता था कि इसमें प्लानिंग थी 32 कारों से को लेकर के देश में अलग अलग जगह ब्लास्ट करने की, कार पे उड़ाने की, धमाका करने की, और ये प्लानिंग थी 6 दिसंबर को अंजाम देने की। 6 दिसंबर वही दिन था जिस दिन बाबरी मस्जिद को गिराया गया था और कहा जा रहा कि इन लोगों की प्लानिंग थी कि 6 दिसंबर को हमला करके ये बाबरी मस्जिद गिराए जाने का बदला लिया जाएगा। तो दिल्ली लाल किले के सामने हुए बम ब्लास्ट की परतों को हमने खोलने की कोशिश की, शुरू से अंत तक लेकर के हमने सब कुछ आपको बताने की कोशिश की। इन सब कोशिशों में बहुत मेहनत, बहुत प्रयास, बहुत रिसर्च और कई सारे आर्टिकल्स को पढ़ना पड़ता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, क्या इसमें जांच एजेंसियां पूरी तरह से फेल हुई हैं या कुछ कामयाबी मिली है कि हमने 32 जगहों पर ब्लास्ट होने से रोक लिया, या एजेंसीज की फेलियर कहेंगे कि इतना बड़े मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट इन टेररिस्ट, इन आतंकवादियों ने आईडी AK-47 इकट्ठा करके अपने पास रख लिया था इतने सालों से। 2021-22 से जिस मॉड्यूल की तैयारी चल रही थी, हम आज 5वें साल में जाकर के उस मॉड्यूल का खुलासा कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं। अब तक पुलिस कहां सोई रही कि ये इतने हाई प्रोफाइल लोग हमारे आपके बीच में बैठ करके, हमको पढ़ा करके, हमारे इलाज कर करके, डॉक्टर के प्रोफेशन में आ करके इस तरह के हरकतों को अंजाम देते हैं, इसकी प्लानिंग करते हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, लिख करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार।